ठीक है, ध्यान सुनिए। देखो, सबसे पहली बात तो हम जो कल पढ़े थे कि कल क्या पढ़े, कोशिका पढ़े। ठीक है, कोशिका पढ़े, और जो कोशिका पढ़े थे कोशिका में सब कुछ बढ़िया सा आपको मैंने सिखाया था। ठीक है, अब उसी में अगला जो पार्ट है उसका नाम है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो पेपर में सवाल यहीं से हम कह सकते हैं, यहीं से बनते हैं ज्यादातर बायो के सवाल। ठीक है, सभी जानते हैं कोशिका खोज किसने की, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, आवधिक कुंडली मॉडल किसने दिया, सब जानते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सवाल इतने अच्छे होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं। देखिए, नाम है पोषण, क्या नाम है, अगले भाग का नाम है पोषण। क्या नाम है, पोषण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूट्रिशंस। ठीक है, न्यूट्रिशंस समझ जाएंगे। तो पहली बात तो यह है कि पोषण है क्या। तो सुनिए, जिस प्रकार से किसी मशीनरी को चलाने के लिए अहम तत्वों की आवश्यकता होती है जिन्हें हम ऊर्जा कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे भी शरीर को चलाने के लिए जो ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा की प्राप्ति के जो स्रोत होते हैं उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। और यह समस्त प्रकार की जो परिघटना होती है इसे ही हम पोषण कहते हैं। समझ में आई बात, बाकी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। तो देखो, ये पोषण से हमारा आपका शरीर यानी बॉडी बढ़िया बनता है। ठीक, और जो बॉडी बढ़िया यानी शरीर बढ़िया बनती है तो शरीर में होते क्या हैं, अंग होते हैं। क्या होते हैं, अंग। और अंगों को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है यानी ऊर्जा मिलती है। और ये ऊर्जा देने वाले जो स्रोत होते हैं, कारक होते हैं, उन्हीं को न्यूट्रिशंस एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रिशंस एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉट एनिमल्स, है ना, क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। इतनी बात समझ आई। आगे देखिए, अब जो पोषण होता है, पोषण से हमें मिलती क्या है, ऊर्जा। तो इंपॉर्टेंट है, पोषण से हमें क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक, और जो ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा देने वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषक तत्व। समझ में बात। आगे, अब पोषण यानी जो पोषक होते हैं, पोषक पदार्थ कौन कौन से हैं थोड़ा सा जान लेंगे, और यहीं से जो सवाल आएंगे वो हमारी आपकी जान ले लेंगे। ठीक, इसलिए हम उससे उनको पहले जान लेंगे ताकि वो हमारी जान न लेने पाए। ठीक है, तो पोषक पदार्थ यानी न्यूट्रिशंस एलिमेंट्स। ठीक है, तो पहली बात तो पोषक पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है, एक नाम है कार्बनिक, एक नाम है अकार्बनिक। आपने इंटर में किताबियां पढ़ा होगा, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन पढ़ा होगा, बहुत बढ़िया सीखा होगा। ठीक है, जो कार्बनिक होते हैं उनमें कौन कौन से मुख्य रूप से पढ़ना है, तो जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसमें मुख्य रूप से हमें पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट। क्या पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट। क्या पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सवाल अक्सर आता है, बताइए यदि किसी धावक को त्वरित यानी तुरंत ही ऊर्जा प्राप्त करना है तो निम्नलिखित में से वह किसका सेवन कर सकता है। ऑप्शन में यही चार ऑप्शन रहते हैं, तो क्या लगाना होगा, आप वसा ना करिएगा, वसा में घी पी लोगे, बड़ी देर बाद ऊर्जा मिलेगी, हो सकता है 2-4 दिन की बाद मिले। ठीक है, समझ पा रहे हैं। उसके बाद प्रोटीन, प्रोटीन जैसे चना वगैरह खाते हैं, अब पता लगे तुमको तुरंत रेस मारना है, चना खा लो, 4 घंटा बाद पता लगे रेस मारने के समय आप सो रहे हैं। ठीक है, तो ये भी दिक्कत नहीं है। विटामिन, ये भी समस्यास्पद है। उसके बाद कौन, कार्बोहाइड्रेट आता है, कार्बोहाइड्रेट से हमें त्वरित यानी तुरंत ऊर्जा मिलती है। समझ जाओगे, तो बताइए तुरंत ऊर्जा के लिए कौन जिम्मेदार होता है, कार्बोहाइड्रेट। कौन होता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के जब अंदर जाओगे उसको छोड़िएगा, तो सबसे पहली बात कार्बनिक जो यौगिक होते हैं यानी कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं, पोषक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन, इतने होते हैं। अच्छा, इनमें कार्बन तत्व तो पाए जाते हैं। इतनी बात समझ में। अगला, अकार्बनिक वे होते हैं जिनमें कार्बन तत्व नहीं पाए जाते, जैसे खनिज लवण और पानी। पानी में कहीं कार्बन मिला, नहीं मिला। समझ में बात। तो ये है, यही सवाल बनता है, बताइए कौन अकार्बनिक तत्व है और कौन कार्बनिक है, यही से एक सवाल बन जाता है। समझ में बात, इतने ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है, अब हम इसी में से पहला भाग पढ़ेंगे, जो है कार्बोहाइड्रेट। क्या पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट। इतनी बात समझ में। आइए पढ़ते हैं। है नंबर 1 है, पहला भाग है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हम दूसरा नाम इंपॉर्टेंट है, क्या, कार्बस कहते हैं, CARBS, कार्बस। ठीक, ध्यान रखना। तो देखो,
अक्सर सवाल है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट में पहला है कार्बन होता है। क्या? कार्बन होता है। और ये हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन। यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। कभी सवाल आए कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में कौन सहायक नहीं होता है, तो गलत ना करना, नाइट्रोजन नहीं होता है, या और भी जो ऑप्शन आए निकाल लेना इससे, ठीक है ना। तो कौन है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन के जो होते हैं, कार्बन के दो भाग, एक भाग होते हैं, और हाइड्रोजन के दो भाग होते हैं, ऑक्सीजन के एक भाग होते हैं। इस प्रकार से इनका रेशियो कहा जाए तो 1:2:1 होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल पूछा गया है, इसको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इस प्रकार से अगर सूत्र बनाएं तो CH2O होता है। क्या होता है? CH2O, यानी कार्बन के एक, हाइड्रोजन के दो तत्व और ऑक्सीजन के एक तत्व। इस प्रकार से इनका रेशियो पूछा जाए तो 1:2:1 होता है। बताओ, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? याद रखोगे, 1:2:1। गलत नहीं करेंगे, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अब क्या होता है? अगला सवाल है कि जो कार्बोहाइड्रेट है, देखिए हम यहाँ पर वही पढ़ेंगे जो पेपर के लिए अहम आवश्यक है, ठीक है। टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जहां जहां सवाल आते हैं हमें बायो में उतना ही पढ़ना है, ठीक है, ताकि सिलेक्शन हो सके, ठीक है। देखिए, जो शरीर है, शरीर में लगभग 80% जो ऊर्जा होती है उससे वो किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। किससे? कार्बोहाइड्रेट से। तो शरीर का में अधिकांश ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से। इसे याद रखे रहोगे, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, ठीक है। और यही सवाल, जैसे एथलीट को त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अगला एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितना इंपॉर्टेंट है? कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, और वहीं प्रोटीन में 4.1, ध्यान रखना, कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, और वहीं वसा में 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रकार से पूछा जाए सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें होती है? वसा में होती है, ठीक है। उससे कम किसमें होती है? कार्बोहाइड्रेट में। सबसे कम किसमें होती है? प्रोटीन्स में। समझ में आई बात? लेकिन सबसे जल्दी यानी तुरंत ऊर्जा किसमें मिलती है? कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। देर में किससे प्राप्त होती है? वसा से। इस बात को समझ जाओगे, इनको अभी आगे सीखेंगे। अगला, कार्बोहाइड्रेट के भाग कितने होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट के इंपॉर्टेंट कितने भागों में बांटा गया है? कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। समझ जाओगे। इसमें जो डाइसेकेराइड है इसी को ओलिगोसेकेराइड भी कहते हैं। इतनी बात समझ जाएंगे ना। अगर इनको शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो मोनो डाई पॉलीसेकेराइड। याद रखोगे, मोनो डाई पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, ठीक है। ऐसे देखा जाए तो मोनो फॉर M, डाई फॉर D और P फॉर P। आप समझ जाओगे ना। DMP याद रखोगे। क्या है ये कार्बोहाइड्रेट के भाग हैं। कौन? DMP। कौन कौन? DMP या MDP, जो भी याद रखे रहेंगे, ठीक है। अर्थात मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। अगर पूछा जाए कभी कि बताइए कार्बोहाइड्रेट का अंग निम्नलिखित में से कौन नहीं है, इन तीनों के सिवाय जो हो उसे हटा देना, लग जाएगा। तो DMP याद रखे रहना। कोई समस्या? याद रखोगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे मोनोसेकेराइड को हम संक्षिप्त विश्लेषण करेंगे, डाइसेकेराइड करेंगे और पॉलीसेकेराइड को करेंगे, ठीक है। आइए इसकी जानकारी हम लेते हैं, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, ध्यान दीजिए, जो कार्बोहाइड्रेट है,
कार्बोहाइड्रेट की हम बात करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट को अभी मैंने सीखा कि 3 भाग में बटा होता है कार्बोहाइड्रेट। एक नाम होता है कौन, मोनोसैकेराइड, कौन, मोनोसैकेराइड। दूसरा होता है डाइसैकेराइड, इसी को क्या कहते हैं, ओलिगोसैकेराइड के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड। ठीक है, इन तीनों में से हम सभी को सीखते हैं। एक एक बहुत इंपॉर्टेंट जो सूक्ष्म सवाल बनते हैं वो सब निकालेंगे, चाहे रेलवे हो और चाहे आपका आरओ हो, चाहे पीसीएस में निपटा लेना और चाहे एसएससी में निपटा लेना, कौनो एसएससी में बैठ जाना। ठीक है, और यहाँ तक सीपीएमटी परीक्षा होती है, कहीं पर बैठ जाना, बढ़िया सवाल निकल के आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये बातें निकाली ही अच्छी अच्छी जगह से गई थी। ठीक, और आप कभी घटना चक्र सॉल्व करिएगा, दुनिया भर की कोई भी चक्र सॉल्व करिएगा, एक एक आपको प्रीवियस ईयर के सवाल मिलेंगे, सबको ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। ठीक है, और बहुत ही अच्छा समझने की कोशिश करिएगा, कहाँ कहाँ सूक्ष्म सवाल बनते हैं, अपने पे विशेष ध्यान देना होगा। ठीक है, और ये बात ध्यान देना, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सबकी तरह आपको नहीं चलना है। ठीक है, क्योंकि आपके पास कुछ ऐसा अलग होना चाहिए जिसकी वजह से आपको एक सिंहासन प्राप्त हो सके, समझ जाएंगे। और उसके लिए कभी भी आप बिना मेहनत के आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आपको रातों से एक एक मिनट के लिए लड़ना होगा। अगर रात में आप सो रहे हैं तो आप समझ जाइए आप गलत ट्रैक पर चल रहे हैं। ठीक है, वो बात छोड़िए। ठीक है, सुबह आप जल्दी जगिए, शाम को जल्दी जगिए, जल्दी सोइए, वो मायने नहीं रखता है। आपकी सफलता, आपका परिचय दुनिया से कराएगी, तो वो आप पर निर्भर करता है, वो आप अपने आप को कैसे ढालते हैं। ठीक, बाकी ध्यान दीजिए। तो देखिए, उसका एक भाग है कार्बोहाइड्रेट का पहला भाग है जिसे हम कहते हैं मोनोसैकेराइड। इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट के कौन भाग है, 3 हैं। ठीक, कौन कौन, मोनोसैकेराइड, दूसरा डाइसैकेराइड और तीसरा पॉलीसैकेराइड। शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं मोनो, डाई और पॉली। ठीक है, MDP या जो भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो जो मोनोसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं। तो मोनोसैकेराइड, पहली बात तो है इंपॉर्टेंट, तुरंत ऊर्जा कौन देता है, क्योंकि आप जानते होंगे तुरंत ऊर्जा कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट के अंदर कौन जिम्मेदार होता है, तो मोनोसैकेराइड जो होता है वो तुरंत ऊर्जा देने का कार्य करता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जो मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, एक नाम है ग्लूकोज, दूसरा नाम है फ्रुक्टोज, तीसरा नाम है, इसका नाम है गैलेक्टोज। क्या नाम है, गैलेक्टोज। तो पहली बात तो ग्लूकोज, आप सभी जानते हैं जब हम आप सभी बीमार होते हैं तो दौड़ते हुए जाते हैं हॉस्पिटल और वहां जाते हैं, इमरजेंसी में भर्ती होते हैं। इमरजेंसी में आपको त्वरित ऊर्जा देने के लिए कौन क्या चढ़ाया जाता है, ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। समझ में बात, ये थोड़े होता है कि उसमें आकर के सीधे गंदा जूस ला के चढ़ा दिए, ऐसा होता है का, ऐसा नहीं होता। आप समझ सकते हैं आपका क्या हाल होगा। ठीक है, तो तुरंत ही क्या मिलता है, ग्लूकोज, समझ पाएंगे ना। तो ग्लूकोज होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, समझ जाओगे ना। तो देखो इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज जो होता है ये ब्लड में होता है। ग्लूकोज कहाँ होता है, ब्लड में पाया जाता है। और ये बताओ जो ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, क्या कहाँ चढ़ाया जाता है, ब्लड में चढ़ाया जाता है ना, कि और कहीं चढ़ाया जाता है। ऐसा तो नहीं मुंह में पिला दिया जाता है। आप सोचिए अगर मुंह में पिला दिया जाए आपका क्या हाल होगा, सब सोच लेना। ठीक है, तो देखिए ग्लूकोज कहाँ होता है, ब्लड में। ठीक है, अगला एक है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज नाम से ही कंफर्म है, फासे फ्रुक्टोज फासे फ्रूट। ठीक है, यानी फ्रुक्टोज कहाँ होता है, फ्रूट में होता है, यानी जो जूस होता है जूस में होता है, समझ जाओ ना। फ्रुक्टोज कहाँ होता है, फलों में, अर्थात फलों के जूस में पाया जाता है। समझ में बात। अभी सवाल था कि ये क्या फल में नहीं होता क्या, जब ये बताओ अगर जब जूस में है तो जाहिर बात जूस कहाँ निकला, फल से निकला, जाएगा फल में तो होगा करेगा। ठीक, ये जानिएगा। आपसे पूछा जाए सबसे मीठा कौन होता है, तो सबसे मीठा प्राकृतिक शर्करा कौन होती है, फ्रुक्टोज। कौन होती है, फ्रुक्टोज। समझ में बात। तो सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन होती है, इंपॉर्टेंट है, नाम है फ्रुक्टोज। क्या नाम है, फ्रुक्टोज। याद रखोगे, गलत तो नहीं करना। ये IMP सवाल है, पेपर में आया हुआ सवाल है। निम्नलिखित में से सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी है, ये फ्रुक्टोज है। कौन है, फ्रुक्टोज है। समझ में आएगा। अगला गैलेक्टोज। मुझे ये बताओ गैलेक्टोज में गै हटा दिया जाए तो लैक्टोज के जैसा नहीं है, और लैक्टोज नाम का जो नाम है ये कहाँ पाया जाता है, ये दूध में पाया जाता है। कहाँ, दूध में। तो उसी तरह से गैलेक्टोज भी कहाँ पाया जाएगा, ये दूध में पाया जाएगा। समझ में बात। आप जरूर बताएंगे कि जो लैक्टोबैसिलस है वो कहाँ होता है, उसका मुख्य काम क्या है। तो देखिए गैलेक्टोज कहाँ होता है, दूध में पाया जाता है। बस अहम बात है कि ये बताओ आप
सबसे पहले ऊर्जा कहाँ से मिलती है? ग्लूकोज से, ठीक है। उसके बाद थोड़ा देर में कहाँ से मिलती है? फ्रुक्टोज से, और उसके बाद और देर में कहाँ से मिलती है? गैलेक्टोज से। क्योंकि जब आप दूधवा 2-4 गिलास पी लेते हो तो मुझे ये बताइए, जब दूध पीते हैं क्या तुरंत ऊर्जा मिलती है क्या? नहीं, दूध पीते हैं तो कुछ समय बाद दूध पचता है, नहीं पचता क्या? जब दूध पचता है तो जब दूध पीते हो तो उसमें लैक्टोज पाया जाता है, क्या? लैक्टोज नामक शर्करा होती है। लेकिन जब दूध पच जाता है तो दूध पचने के बाद 4-5 घंटे के बाद वो बदल जाता है काहे में? गैलेक्टोज में। काहे में? गैलेक्टोज में। समझ में बात? यानी जब दूध पीते हैं तो हम लैक्टोज के रूप में पीते हैं, और जब वो पच जाता है तो गैलेक्टोज के रूप में बदल जाता है। जो गैलेक्टोज के रूप में पचा जो है बदल जाता है तो वो हमें ऊर्जा प्रदान करता है लंबे समय के लिए। बात समझ जाओगे ना? इतनी बात समझ में? इसे जरूर ध्यान देंगे। तो लैक्टोज का भाग होता है किसका? गैलेक्टोज। लैक्टोज का भाग होता है जो दूध पचने के बाद बनता है। इतनी इंपॉर्टेंट बात याद रखोगे। अगला देखिए, ये आपका मोनोसैकेराइड कंप्लीट हुआ। तो बताइए सबसे जल्दी ऊर्जा किससे मिलेगी? ग्लूकोज से, ठीक है। अब सोचो, अगर ग्लूकोज ना होता, देर में होता, तो पता लगे तुम्हारा काम निपट जाते, इमरजेंसी में जाते। क्या इमरजेंसी? जब 2-4 घंटा बाद व्यवस्था हुआ, समझ जाओगे ना? इसको ध्यान देना। अगला है दूसरा भाग। पहला मोनोसैकेराइड, दूसरा भाग है डाइसैकेराइड। क्या? डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड को ही ओलिगोसैकेराइड भी कहते हैं। डाइसैकेराइड को ओलिगोसैकेराइड भी कहते हैं, ठीक है। और जो डाइसैकेराइड, इनका हिंदी ना पूछना, ये हिंदी है इंग्लिश दोनों होते हैं, बायो में अंग्रेजी हिंदी दोनों एक ही होती है लगभग, ठीक है। तो ये डाइसैकेराइड जो बनती है ये काहे से मिलकर बनती है? तो भैया जो मोनोसैकेराइड में है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज, इन्हीं से मिल करके ये यहाँ पर डाइसैकेराइड का जन्म होता है। असल में तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज इनके 2-2 अणु मिलते हैं। तो 2-2 अणु मिलने के बाद, 2-2 अणु मतलब कोनों में ये दोनों मिल जाएंगे, कोनों में ये दोनों मिल जाएंगे, ठीक। इनके मिलने के बाद जो बनता है उनमें अलग अलग तत्व फिर से बन जाते हैं, अलग अलग शर्कराएं। तो देखो कौन कौन से हैं? तो देखो इनमें से 3 अहम बातें हैं। जैसे एक नाम है, जब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलेगा, क्या मिलेगा? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलेगा। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलने से ग्लूकोज का एक अणु, ध्यान रखना, काफी ना देखो, इधर देखो शब्द ने, ठीक है। ग्लूकोज का एक अणु, फ्रुक्टोज का एक अणु जब मिलेगा तो बनेगा, क्या बनेगा? सुक्रोज बनेगा। क्या बनेगा? सुक्रोज बनेगा। क्या बनेगा? सुक्रोज। तो बताइए सीधे सवाल आता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलने से क्या बनता है? सुक्रोज बनता है। क्या बनता है? यानी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलने से क्या बनेगा? सुक्रोज बनेगा। इतनी बात समझ में? और सुक्रोज जो बनेगा, सुक्रोज होता कहाँ है? ये अहम सवाल है। पहला सवाल समझ में बात? ये सवाल पेपर में आता है, गलती होती है, मुझसे भी गलती होती है, इसमें कोई शक नहीं है। जब सवाल लगाते हैं भले हम कुछ भी बोलते हैं, लेकिन जब पेपर बैठो ना अच्छे हवा निकल जाती है, चाहे आप हो चाहे हम हो, ठीक है। क्योंकि पेपर बैठते हैं वहां स्टूडेंट और मास्टर कोई नहीं हो, सब बराबर होते हैं, ठीक। और जो प्रेशर होता है सबके पास बढ़िया वाला होता है, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लंबी चौड़ी फेंकने की बात अलग होती है, एक सिखाना अलग बात, और खुद अभ्यर्थी बन करके पेपर पास करना एक अलग बात होती है, ठीक। उसमें कोई शक नहीं है, इतना ध्यान देना। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ग्लूकोज फ्रुक्टोज के मिलने से क्या होता है? क्या बनता है? सुक्रोज बनता है। इतना याद रखोगे। एक बात जीवन में हमेशा याद रखना, आप किसी भी बात को किसी से भी जितना ज्यादा मिलते हो, जितना बतियाते हो, उतना ही याद रहता है। उसी प्रकार से कोई भी चीज पढ़ो, उसका जितना ज्यादा बार पढ़ोगे, जितनी बार उससे मिलोगे, वो उतना ही याद रहेगा। हम बेवकूफी की तरह ऐसा नहीं कि हम इसको फर्जी बोल रहे हैं, इसमें बहुत इतना बड़ा फायदा है कि आप समझ सकते हैं, आप फीस देकर भी नहीं पा सकते हैं। इसलिए जैसे हम बोलते हैं, आप पागलों की तरह आराम से आपके दिमाग में यहाँ से घूमना चाहिए। आप साइकिल से जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं, रास्ते में याद रहना चाहिए। रास्ते में अगर मान लीजिए कोई आपको ठरकी सुल्तान मिला, आपको वो ना दिखना चाहिए, आपको ये दिखना चाहिए, ठीक है। आप जितनी ज्यादा बार आप जिससे मिलेंगे बोलेंगे, वो उतना ही आपको याद आएगा, ठीक है। और जो याद आएगा पेपर में, वही आपको पास कराएगा। समझ में बात? और वही आपको पास कराएगा तो आप समझ सकते हैं आपका जीवन बदल जाएगा, ठीक है। बाकी इनको हल्के में न लिया करो। तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज के मिलने से क्या बनेगा? सुक्रोज बनेगा। और सुक्रोज के उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं? तो सुक्रोज, सा से सुक्रोज, सा से शक्कर, सा से शर्करा, सा से चीनी, ठीक है। चाहे शक्कर कहें, चाहे शर्करा कहें, चाहे चीनी कहें, चाहे क्या कहें? शक्कर, ठीक है। शक्कर को शुगर भी कहते हैं, ध्यान रखना। तो इसमें
अहम नाम है जिनसे जिनसे चीनी बनती है। कौन कौन? एक नाम होता है चुकंदर से बनती है और एक गन्ने से बनती है। कैसे? चुकंदर से और गन्ने से बनती है। ठीक, क्या चुकंदर और गन्ने से जो बनती है उसका नाम क्या होता है? सुक्रोज बनता है। क्या बनता है? सुक्रोज। और इसी सुक्रोज को टेबल शुगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी पार्टियों में जब जाते हैं टेबल पे छोटी छोटी पुड़िया मिलती है, मीठा बहुत अब लगता है, ठीक है ना, तो इसे टेबल शुगर के नाम से भी जानते हैं। शुगर ना समझना, शुगर। अच्छा, तो क्या है सुक्रोज का दूसरा नाम? क्या है? टेबल शुगर। याद रखोगे? कोई समस्या? आगे देखिए, दूसरा एग्जांपल होता है लैक्टोस। क्या? लैक्टोस। अब यही सिखाएं, लैक्टोस कहाँ होता है? एकदम कंफर्म है, दूध में। और दूध में क्या पाया जाता है? तीनों में से गैलेक्टोस क्या पाया जाता है? गैलेक्टोस। तो जाहिर सी बात गैलेक्टोस तो होगा करेगा, है ना। तो देखिए, जो लैक्टोस होता है, लैक्टोस में क्या फ्रुक्टोज हो सकता है? क्या फासे फ्रुक्टोज फासे फल। ठीक, इसमें फ्रुक्टोज नहीं होगा, तो कौन बचा? ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनेगा। रटने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर जो बनता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? लैक्टोज। लैक्टोज। और ना समझ में आओ तो हमारे रीजनिंग लगा लेना। 7 इसका होता है जी, 7 इसका होता है, 7 7 14 ना, और जी 2 बार है, 2 घटा देना 12 आ जाएगा। ठीक है, रीजनिंग लगा लेना। कैसे याद रखना? तुम लोग याद रखना, ठीक है। तो गैलेक्टोस और ग्लूकोज से मिलकर के क्या बनता है? लैक्टोस। लैक्टोस ये समझ पाएंगे, ये शर्करा दूध में पाई जाती है, जिसके कारण दूध मीठा लगता है। नाम सुने होंगे ना, दूध पियो ना, तुझे कड़वा नहीं होता। ठीक, इतनी बात समझ जाएंगे। अब तीसरा भाग होता है, जो तीसरा भाग है इसका, उसका नाम है माल्टोस। क्या नाम है? माल्टोस। गलत ना करना, माल्टोस। माल्टोस में क्या होता है? तो माल्टोस में ग्लूकोज होते हैं। क्या होते हैं? ग्लूकोज के 2 अणु होते हैं। कौन? ग्लूकोज के 2 अणु होते हैं। अच्छा, और ग्लूकोज के 2 अणु होते हैं, उनमें से जैसे क्या होता है? तो ये आपके ड्राई फ्रूट में होते हैं। कहाँ होते हैं? ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट का मतलब जो सूखे फल होते हैं, जैसे आपने अखरोट देखा होगा। क्या? अखरोट लग जाएगा। आपने बादाम देखा होगा, आपने किशमिश देखा होगा, आपने अन्य इस तरह से देखे होंगे। जैसे एक होता है जो पुर्तगाली लेकर क्या कहते हैं? काजू। क्या कहते हैं? काजू। ठीक है, इन सब में क्या पाया जाता है? तो माल्टोस पाया जाता है। लग जाएगा। और कहाँ? अंकुरित अनाजों में पाया जाता है। अंकुरित अनाज जैसे गेहूं अंकुरित हो जाता है, मूंग हो जाता है, चना हो जाता है। समझ में आई बात? तो चना में क्या पाया जाएगा? माल्टोस। कितनी बात समझ जाओगे? कोई समस्या? ये उम्मीद करते हैं कि आपको मोनोसैकेराइड समझ में आया होगा। क्या? मोनोसैकेराइड समझ में पूरी तरह से आया होगा। तो जहां जहां सवाल हैं इनको आप जरूर ध्यान दे देना, ठीक है। आइए अब नंबर तीसरा पढ़ते हैं, क्योंकि मोनोसैकेराइड हो गया और डाइसैकेराइड हो गया। अगला पढ़ लेते हैं पोलो यानी पॉलीसैकेराइड। क्या नाम? पॉलीसैकेराइड। देखो क्या क्या सवाल बनते हैं। पॉलीसैकेराइड कितने भेद? 2। एक का नाम मंड, एक का नाम है सेल्यूलोज। क्या? एक का नाम मंड, एक का नाम सेल्यूलोज। ठीक है, मंड जो होता है, मंड अहम सवाल है, ये किसमें पाया जाता है? तो आप लोगों ने आलू देखा है? नहीं देखा था? आलू देखा होगा। आलू देखा है, जब आलू काटते हैं आप उसे धुलिए नहीं, सोचिए। आलू जब काटते हैं तो उसे धुलते हैं, धुलने के बाद उसमें कुछ सफेद सफेद बढ़िया पदार्थ निकलता है। क्या गजब को होता है? तो वो सब बह जाता है। वो सब बह जाता है तो हम आलू का गंधैलवा खाली इसमें अपशिष्ट पदार्थ खाते हैं। समझ पा रहे ना? कभी कभी देखा होगा सीबीएसई बोर्ड वाले का होते बढ़िया अंग्रेजी मीडियम वाले चावल बनाते, चावल का जो ऊपर वाला निकलता है उसको छान कर बाहर कर देते हैं। आप सोचिए, कभी कभी न्यूनतम में खाना जो बनता है, न्यूनतम चावल देके खाली चावल दानादार निकाल लेते हैं उसका मतलब, और मंड पूरा बहा देते हैं। क्या वो चावल अच्छा होता है? आप कुछ सोचिए ना, उसमें सारी चीजें शर्करा तो निकाल ही देते हो, ठीक है। तो ये विशेष बात होती है। इतनी बात समझ नहीं? तो उसी प्रकार से हम समझ पाए यहाँ से, आलू काटने के बाद धुलना चाहिए या आलू काटने से पहले धुलना चाहिए, निर्णय आपको करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप काटने के बाद धुल लेते हो और बहुत जने तो आलू रगड़ रगड़ के धुलते हैं, ठीक है।
तो आप सोचिएगा तो भैया पॉलीसेकेराइड आप निकाल देते हो, ठीक है। तो भैया आलू आलू काट के धुलना नहीं चाहिए। अच्छा, आलू आलू तो हम तो कहते हैं तो धुलना ही नहीं चाहिए, काटना ही नहीं चाहिए, काटना ही नहीं चाहिए, समझ नहीं बात ना। क्योंकि आपने देखा होगा तख्ता में आलू पका करके खाते हैं, वो ज्यादा बेहतर होता है। आप सोचिए, आप आलू उबाल करके खाओ कम मीठा होगा, पका करके खाओ ज्यादा मीठा होगा। तो दोनों बात करें तख्ता में पका करके देखा होगा, ठीक है। तो आप सोचिए इस बात को। तो लिखा है मंड, मंड कहाँ पाया है? आलू और चावल में अहम रूप से पाया जाता है। और ये कैप्सूल देखा होगा आप लोगों ने, कैप्सूल देखा होगा ना, हरान वाली नहीं, मरीन वाली, ठीक है, सब में होता है। उसमें जब खाते हैं तो प्लास्टिक जैसा होता है। जो प्लास्टिक जैसा होता है वो बना काहे होता है? वो बना होता है स्टार्च का, इंपॉर्टेंट है। वो बना काहे होता है? स्टार्च का। लेकिन उसका जो बाहरी आवरण होता है, सबसे ऊपरी आवरण, उसमें लेपित करते हैं क्या? सेलुलोज। क्या करते हैं? सेलुलोज। तो गलती से कैप्सूल काहे बना होता है? स्टार्च का। ऑप्शन में ना होगा तो सेलुलोज लगा देना होगा। अच्छा, ध्यान रखना इसको। तो कैप्सूल होता है। और सवाल ये है मंड को पचाता कौन है? तो मंड को पचाने का काम जो होता है, हम आप सभी खाना वगैरह खाते हैं तो हमारे आप सबके पास लार होती है। लार देखा होगा, ठीक है। आप कहीं भी जाते हैं कोई अच्छी चीज निकलती, बढ़िया निकल के बाहर चली जाती, देखा होगा, ठीक है। हाँ देखा होगा, ठीक। नहीं वो नहीं होता, वो नहीं होता, गंदी बात, ठीक है। लाल नहीं है, वो लाल नहीं है। लाल ग्रंथियां वे होती जो लगातार चलती रहती है, ठीक है। तो देखिएगा जो लार है, लार में एक टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल सुनो, सवाल पूछता है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन, ठीक, इंपॉर्टेंट है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। और जो टाइलिन एंजाइम होता है ये मंड को पचाने का काम करता है। क्या? मंड को पचाने का काम करता है। इसीलिए जब हम आप सभी खाना खाते हैं, खाना तो चावल खाते हो, चावल बहुत जने होते हैं ऐसे उठा करके निपटा लेते हैं, एक एक दाना। वो जो होता है जब खाना ऐसे खाते हैं, चावल खाते हैं सही से मुंह में लेके गए सीधा निपटा लेने से। बकुला देखा होगा, बकुला देखा है, मछलियां पकड़ता है 2 बार में ले जाता है। उसी तरह खाना हमें पूछ पूछ करके खाना चाहिए, इतना खाना चाहिए कि जो हमारा रोटी हो या चावल पूरा रस बन जाए। और जब रस बन जाए तो ये जो टाइलिन नाम का एंजाइम है वो बढ़िया सा अंदर जाते जाते पचा डालता है। और पचा डालता है तुम्हारे यहाँ जो अंदर होती है छोटी आंत, सबसे ज्यादा भोजन कहाँ पचता है? छोटी आंत में। शुरुआत कहाँ से होता है? मुंह से। हाँ, तो उल्टा पलट बोलोगे, अब कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे, ठीक है। तो ये कहाँ मुंह से स्रावित होता है? कौन? टाइलिन नाम का एंजाइम। ये मंड को पचाने का काम करता है। समझ में आई बात? इसे ध्यान देंगे। आज हम खाना खाते हैं, क्या खाते हैं? आज खाते हैं गेहूं चावल खाते हैं, इनमें सब में यूरिया पड़ी रहती है। और सोच के देखो यूरिया में सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2। ये खतरनाक होता है। और ये जब खाना खाते हो तो इसमें यूरिया का तत्व रहता है। और बढ़िया इसमें और अच्छे अच्छे कीटनाशक होते हैं। नहीं होते क्या? खाना में होते हैं, दवाइयों में डालते हो वही तो आता है। लिंडमैन का नियम बताया गया है कि जो जहर होता है 90% आता है ना। खाते हैं तो टाइलिन नाम के एंजाइम को नष्ट करता है। जब टाइलिन नाम के एंजाइम को नष्ट करता है तो धीरे धीरे करके आपका खाना पचेगा नहीं। खाना पचेगा नहीं तो शरीर में जाएगा, और शरीर में जाएगा, खाना पचेगा नहीं, शरीर में लगेगा नहीं, शरीर में लगेगा नहीं तो लेकर लेकर भागना पड़ेगा खाना खाते ही। ये बीमारी एक अहम होती जा रही है, समझ पाए ना। वो कलाकारी किसकी होती है? कहाँ गए एंजाइम वो? ठीक है। और इस प्रकार से फिर समझ पा रहे हैं, आप जीवन भर दवाएं खाते रहते हैं, क्या होता है आप कुछ समझते हैं, ठीक है। इसलिए कहते हैं खाना खाने के जस्ट बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि पेट में लगने वाली आग पेटाग्नि नहीं होती, जठराग्नि होती है। क्या होती है? जठराग्नि होती है। समझ पा रहे हो ना? इस बात को ध्यान देंगे। तो टाइलिन नाम के एंजाइम कहाँ स्थापित होता है? ये होता कहाँ है? टाइलिन नाम का एंजाइम कहाँ होता है? लार में, ठीक है। कहाँ होता है? लार में। और ये मंड को पचाने का काम करता है। गलत तो नहीं करोगे, ठीक। आगे सेलुलोज की बात कर लेते हैं। सेलुलोज जो होता है, सेलुलोज ये पादपों का आवरण बना रहता है। जैसे पादप देखा होगा, पेड़ पौधे में छाल होती है ना, छाल। पहले क्या होता था? पहले हम आप सभी आदिमानव हुआ करते थे, तो हम आप सभी, हमारा आपका लाइफ स्टाइल इतना अच्छा नहीं हुआ करता था, ठीक है। तो हम आप सभी रास्ता जा रहे हैं, रास्ता में कोई पेड़ मिला, भूख लगी, पत्ती तोड़कर खा लिए, ऐसा था।
और नहीं समझ में आता था तो हम आप सभी क्या करते हैं, शीशम की छाल निकाल कर खा लेते थे, गुलर की छाल निकाल कर खा लेते थे, ये सब कुछ खा लेते थे। ठीक है, जब खा लेते थे, जैसे आज बकरियां होती है, जहां देखते हो चढ़ जाती हो, देखा होगा ना, हाथी देखा होगा, रास्ता रास्ता जा रहा है, उठाए सूंड ऊपर ऐंठ लिया, तो ये सब निपटा लेता है। तो इसके सबके लिए, जैसे इनके लिए पचाने के लिए कोई चीज होता है, उसे हम क्या कहते थे, उसे हम कहते हैं वर्मी फार्म एम्पेडिक्स। क्या कहते हैं, एम्पेडिक्स, वर्मी फार्म एम्पेडिक्स। ये एक अंतः क्या होती है, ग्रंथि होती है, समझ पाए ना। और ये जो हम सभी खाते थे उसे पचाने का काम करती थी। लेकिन आज सोचो, आज हम सभी क्या खाते हैं, फिंगर खाते हैं, मोमोज खाते हैं, बर्गर खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, सब नौटंकी खाते हैं। क्या पाती बाती है का नहीं, तो जब पत्ती वत्ती नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है, समझ पा रहे हैं, इसका काम खत्म हो गया है, यानी इसका मेडिकल बंद हो गया है। अब इसका मेडिकल बंद हो गया है तो आप सोच करके देखिए, इसका काम तो खत्म हो गया ना। तो इसी पर एक लैमार्क नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने बताया है, क्या कहा कि जो अंग का प्रयोग हम करना बंद कर देते हैं वे अवशेषी अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अवशेषी अंग। इस प्रकार से हमारे आपके शरीर में ये एक अवशेषी अंग के रूप में कार्य करता है। क्या करता है, अवशेषी अंग के रूप में कार्य करता है, अर्थात बहुत ही छोटा सा भाग बचा हुआ है, अर्थात ये पत्ती नुमा होता है। कैसे, पत्ती के नुमा, जो पत्ती और अन्य छाल वगैरह को पचाने का काम करता था। इतनी बात समझ जाओगे। तो ये सेलुलोज होता है। कोई समस्या, ये सवाल आपके जरूरत का नहीं है, यहाँ पर समझ जाएगी ना। अगला थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट जो होता है, सर्वाधिक ऊर्जा कौन देता है कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट में सर्वाधिक ऊर्जा कौन देता है, तो सबसे पहली बात जो सवाल, तुरंत ऊर्जा कौन देता है, मोनोसैकेराइड। और सर्वाधिक ऊर्जा कौन देता है, तो सर्वाधिक ऊर्जा जो होता है डाइसैकेराइड का होता है, क्या, माल्टोस। क्या होता है, माल्टोस। क्या गजब कॉन्सेप्ट है, मोनो और माल्टोस, मोनो माल्टोस। मोनोसैकेराइड तुरंत ऊर्जा देता है, ठीक है, और सबसे ज्यादा ऊर्जा देने वाला कौन होता है, उसका नाम है माल्टोस। क्या नाम होता है, माल्टोस। इसीलिए तो कहते हैं कि चना वगैरह खाना चाहिए, चना खाना चाहिए, काजू बादाम किशमिश खाना चाहिए ना, आप खुद ही समझ जाएंगे, लेकिन आप समझ सकते क्या कर देते हैं ना। देखिए अन्य सभी बातें तो बताइए, मंड पचाए कौन, टाइलिन नाम के एंजाइम। ठीक है, लेकिन जो अन्य जो कार्बनिक यानी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, अन्य जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं इंपॉर्टेंट है, इनको कौन पचाता है, तो अन्य कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है एक अग्न्याशय होता है, अग्न्याशय से स्रावित होता है, उसका नाम होता है एमाइलेज क्या एंजाइम। तो बताओ एमाइलेज एंजाइम का स्रावण कहाँ से होता है, अग्न्याशय से। एमाइलेज एंजाइम का स्रावण कहाँ से होता है, अग्न्याशय से होता है। और जो अग्न्याशय से एमाइलेज एंजाइम का स्रावण होता है, इसका मुख्य काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। लेकिन मंड का पाचन कौन करता है, टाइलिन नाम का एंजाइम। इस बात को समझ जाओगे, इसे ध्यान रखना। अग्न्याशय की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अग्न्याशय एक ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ग्रंथि है। सीधे सवाल आता है, कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों है, उसे कहते हैं अग्न्याशय, इंग्लिश में कहते हैं पैंक्रियाज। क्या कहते हैं, पैंक्रियाज। इतनी बात समझ जाओगे। अगला उसकी बात है, कभी पूछा जाए सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट कहाँ पाया जाता है ना, तो सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कहाँ पाया जाता है, एक अनाज होता है जिसे ओट्स कहते हैं, OATS, ओट्स कहते हैं, जिसे जई या जौ कहते हैं। क्या, जई या जौ कहते हैं। जई या जौ वही है जो वैवाहिक संबंधों में देखा जाता है, कलश लगाते हैं, वही है। और ये मानव इतिहास में सबसे पहले उगाई जाने वाली फसल कौन है, उसका नाम है जौ। क्या कहते हैं, जौ। सबसे पहले खाई जाने वाली फसल कौन है, उसका नाम गेहूं है। इस बात को समझ जाओगे, जोड़ लोगे इतनी बातें। ठीक है, एक बात में 2-4 शब्द में आप उत्तर दे दीजिए, बाकी सब ठीक है। बताइए, तुरंत ऊर्जा कैसे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। ठीक, कार्बोहाइड्रेट में भी तुरंत ऊर्जा देने के लिए जिम्मेदार कौन है, मोनोसैकेराइड। कौन, मोनोसैकेराइड। ठीक है, अब ग्लूकोज
फ्रक्टोज और माल्टोज जानते हैं, ग्लूकोज कहाँ होता है, ब्लड में, फ्रक्टोज फलों में, ठीक है। सबसे मीठा प्राकृतिक शर्करा कौन सा होती है, फ्रक्टोज, ठीक है। और गैलेक्टोज कहाँ पाया जाता है, दूध में। कब बनता है, जब दूध पच जाता है, ठीक है। अगला, ये सुक्रोज कहाँ से बनता है, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बनता है। इतनी बात समझ जाओगे। लैक्टोज कहाँ से बनता है, तो लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बनता है, ठीक है। और माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर बनता है। इतनी बात समझ जाएंगे। मंड का पाचन कौन करता है, टाइलिन। कहाँ से उत्सर्जित होता है, ये किसमें होता है, तो सबसे पहली बात तो लार में होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब इसके बाद हम अगला अध्याय, इसके आगे यानी अगला भाग इसका कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।